नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना की हालत की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी को दे देना चाहिए इस्तीफा। ये बड़ा बयान दिया है ममता बनर्जी ने। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन इमरजेंसी, केजरीवाल ने बजाई खतरे की घंटी, केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मनमोहन की मोदी से अपील, आंकड़ेबाजी की बजाय ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था करे सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार जिम्मेदारियों से भाग रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोविड-19 के हालात की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ममता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 की दूसरी लहर को संभाल नहीं पाने के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री संक्रमण के मामलों की संख्या रोकने के लिए योजना बनाने में विफल रहे। बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 5-6 महीनों में मेडिकल ऑक्सीजन और टीकों की आपूर्ति के संभावित संकट पर ध्यान देने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को दूसरी लहर के लिए योजना बनानी चाहिए थी। बैरकपुर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अपने देश में टीकों की कमी के बावजूद प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि चमकाने के लिए दूसरे देशों को टीकों का निर्यात किया। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना होगा। मौजूदा हालात के लिए वही जिम्मेदार है। उन्होंने 2021 के लिए कोई प्रशासनिक योजना नहीं बनाई और गुजरात के हालात तो देखिए। उन्होंने कहा, भाजपा गुजरात में भी कोविड-19 के हालात को संभाल नहीं पाई और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त में टीका लगाने के लिए प्रधानमंत्री से 5.4 करोड़ खुराकों की आपूर्ति का अनुरोध किया था, लेकिन उनकी तरफ से हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि पश्चिम बंगाल कोविड-19 के टीकों की पूरी लागत वहन करेगा। बनर्जी ने कहा, मैं इस मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री को कड़े शब्दों में पत्र लिखूंगी। पूरे देश में ऑक्सीजन तथा एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की कमी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर उन्होंने हमें मंजूरी दी होती तो हम अपने राज्य के हर नागरिक को टीका लगा चुके हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में ऑक्सीजन इमरजेंसी, केजरीवाल ने बजाई खतरे की घंटी, केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली में रिकॉर्ड कोरोना केसों के बीच ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ऑक्सीजन को लेकर आपात स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा है कि बढ़ते केसों के बीच दिल्ली में सामान्य से अधिक सप्लाई की जरूरत है, लेकिन इसमें कमी आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली के हिस्से का ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है। बढ़ते केसों को देखते हुए दिल्ली में सामान्य से अधिक सप्लाई की जरूरत है, लेकिन सप्लाई बढ़ाने की बजाय हमारी आपूर्ति घटा दी गई है। दिल्ली का कोटा दूसरे राज्यों को डायवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली में ऑक्सीजन इमरजेंसी बन गया है। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर ट्वीट किया। सामान्य से कहीं अधिक खपत के कारण दिल्ली के लिए आवंटित ऑक्सीजन की सप्लाई काफी कम पड़ रही है। कुछ अस्पतालों से सूचना मिल रही है कि उनके पास ऑक्सीजन का स्टॉक अब बहुत सीमित समय के लिए बचा है। दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा तुरंत बढ़ाने की मांग की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनमोहन की मोदी से अपील, आंकड़ेबाजी की बजाय ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था करे सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण और उसकी वजह से वेंटिलेटर पर जा पहुंची देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। मनमोहन सिंह ने इस चिट्ठी में अपने 5 सुझाव भेजे हैं और साथ ही टीकाकरण अभियान को लेकर कुछ सलाह भी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि जिन वैक्सीन को अन्य विकसित देशों में मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें बिना किसी ट्रायल के टीकाकरण अभियान में शामिल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाना चाहिए। मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में 5 सुझाव दिए हैं। अपने पहले सुझाव में मनमोहन सिंह ने लिखा है कि सरकार को लोगों को यह बताना चाहिए कि किन वैक्सीन उत्पादकों को कितने डोज के ऑर्डर दिए गए हैं और अगले 6 महीने के लिए वैक्सीन की सप्लाई के लिए कितने ऑर्डर स्वीकार किए गए हैं। साथ ही मनमोहन सिंह ने लिखा है कि अगर हमें 6 महीनों के अंदर किसी निश्चित जनसंख्या को वैक्सीन लगाना है तो इसके लिए हमें वैक्सीन के एडवांस ऑर्डर देने चाहिए ताकि टीकाकरण में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा है कि सरकार को यह बताना चाहिए कि इन टीकों का वितरण राज्यों के बीच किस तरह के फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा। केंद्र सरकार को 10% टीका अपने पास रख लेना चाहिए, लेकिन बाकी टीकों को लेकर राज्यों को पूरी जानकारी देनी चाहिए ताकि टीकाकरण अभियान में किसी भी तरह की समस्या ना हो। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने केंद्र से कहा
कहा है कि राज्यों को ही फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी तय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि उनकी उम्र 45 साल से कम होने के बावजूद टीका लगाया जा सके। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी चिट्ठी में निजी क्षेत्र के वैक्सीन उत्पादकों को छूट और आर्थिक मदद करने का भी सुझाव दिया है। पूर्व पीएम ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि पिछले कुछ दशकों से भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक बनकर उभरा है। साथ ही उन्होंने लिखा कि अधिकांश क्षमताएं निजी क्षेत्र में ही हैं, इसलिए इन्हें सहूलियतें और रियायतें देनी चाहिए ताकि वैक्सीन की आपूर्ति ठीक ढंग से हो सके। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने लिखा कि आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और यूरोप में मंजूर कोरोना वैक्सीन को बिना किसी ट्रायल के टीकाकरण अभियान में शामिल कर लेना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के पूर्व गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी बोले चुनावी रैलियों पर तत्काल रोक लगे, इलेक्शन कमीशन को सुझाया ये विकल्प। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को खत लिखकर राज्य में चुनावी रैलियों और डोर टू डोर कैंपेन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि चुनावी लोकतंत्र और जनता के स्वास्थ्य को अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसकी जगह उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए फौरन वर्चुअल रैलियां शुरू करने का सुझाव दिया है। गांधी ने कहा कि जिस समय बंगाल में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, उस दौरान वायरस का प्रकोप बढ़ने से मतदाताओं, चुनाव कर्मियों और सुरक्षा की ड्यूटी दे रहे लोगों का स्वास्थ्य एक साथ खतरे में पड़ गया है और स्थिति डवाडोल हो गई है। तत्काल वर्चुअल रैलियां शुरू हो। सीईसी को लिखे खत में पूर्व राज्यपाल ने मांग की है कि 29 अप्रैल को राज्य में अंतिम वोट पड़ने तक जनसभाओं और डोर टू डोर कैंपेन पर तत्काल रोक लगाने पर विचार किया जाए और उन्हें राजनीतिक दलों को निर्देश दिया जाए कि वर्चुअल कैंपेन की ओर रुख करें। यह नहीं कहा जाना चाहिए कि भारत के चुनावी लोकतंत्र और भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच में तालमेल नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसके चलते चुनावी प्रक्रिया गंभीर संकट में पड़ गई है और साथ ही साथ आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सही कोरोना टेस्ट के बिना 130 यात्रियों को महाराष्ट्र से लाया गया दिल्ली, 4 एयरलाइंस के खिलाफ एफआईआर होगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि महाराष्ट्र से वैध आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बिना यात्रियों को सफर कराने के लिए 4 एयरलाइंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। लगभग 130 ऐसे यात्रियों को 4 एयरलाइंस इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट और एयर एशिया द्वारा ले जाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने आदेश में कहा, दिल्ली सरकार ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पुलिस स्टेशन को इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा और एयर एशिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिया गया है। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मानदंडों के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कहा है कि चारों एयरलाइंस महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्रियों की नेगेटिव रिपोर्ट जांचने में विफल रही है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। कठोर कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों में लगातार वृद्धि जारी है। यहां शनिवार को पिछले 24 घंटों के दौरान 24,000 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के चलते राहुल गांधी ने रद्द की बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियां, अन्य नेताओं को भी दी सलाह। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में बचे हुए बाकी चरणों के चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक भी चुनावी रैलियां नहीं करेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस पर विचार करने की सलाह दी है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। राहुल गांधी ने पहले अंग्रेजी में ट्वीट करते हुए कहा, कोविड की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। वहीं उन्होंने हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा, कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता व देश को कितना खतरा है। कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता व देश को कितना खतरा है। दरअसल देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता, अब रोजाना 2 लाख से अधिक मामले आ रहे हैं। ऐसे में बंगाल में चुनावी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भाजपा के चुनावी रैलियों को लेकर भी निशाना साधा जा रहा है और लोग इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव रैलियों और रोड शो में बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है और कोरोना भी हर दिन बड़ा छलांग लगाता जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार कर रही सरकार, बोली मुंबई की मेयर
जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कोरोना की मार से करा रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 67,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है, मगर बावजूद इसके कोरोना के इस संकट काल में भी महाराष्ट्र में जमकर राजनीति हो रही है। पूरे महाराष्ट्र में प्रलय सा माहौल है। आंशिक लॉकडाउन तो लगा है, मगर लोग कहीं कहीं बेपरवाह अब भी नजर आते हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए मुंबई की मेयर कह रही है कि सरकार महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेमडेसिविर की शीशी में पैरासिटामोल बेच रहे 4 गिरफ्तार, आरटी-पीसीआर रिपोर्ट में भी फर्जीवाड़ा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। रोजाना लाखों मामले सामने आने के बीच कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं और बढ़ा रही हैं। कई राज्यों से कोरोना की दवा रेमडेसिविर के खत्म होने और कालाबाजारी की खबरें सामने आई, जिसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया। हाल ही में महाराष्ट्र के बारामती से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 4 लोगों पर फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का आरोप है। ये लोग रेमडेसिविर की खाली शीशी में पैरासिटामोल की दवाई भरकर कोरोना मरीजों को बेच रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये गिरोह नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को 35,000 रुपए में बेच रहा था। पुणे ग्रामीण के डिप्टी एसपी नारायण शिवगावकर ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 3 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इन इंजेक्शन पर रेमडेसिविर लिखा था, लेकिन इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में पैरासिटामोल ही थी। दरअसल इस गिरोह का पर्दाफाश ऐसे हुआ, बारामती में एक मरीज के रिश्तेदार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की तत्काल जरूरत थी। उसे पता चला कि एक निजी अस्पताल में ये दवा मिल रही है। शख्स ने गैंग के एक सदस्य से संपर्क किया। आरोपी ने बताया कि वह एक कोविड केंद्र में काम करता है। जब मरीज के रिश्तेदार ने इंजेक्शन की कीमत पूछी तो उसने एक इंजेक्शन की कीमत 35,000 रुपए बताई। इसके अलावा पुणे से कोरोना रिपोर्ट के घपलेबाजी की भी खबरें सामने आई है। महाराष्ट्र के पुणे में 2 लोगों को फर्जी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जारी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और रिपोर्ट में देरी आने की वजह से आरोपी ने कई लोगों की फर्जी रिपोर्ट जारी की है। पुलिस ने जानकारी दी कि इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, केजरीवाल ने अमित शाह से मांगी मदद, बोले पॉजिटिविटी रेट 30%, सिर्फ 100 आईसीयू बचे। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे में लगभग 25,500 मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर की रफ्तार बढ़कर करीब 30% पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजधानी में बेड बढ़ाने की मांग की गई है। बताया कि अगले कुछ दिनों में राजधानी को 6,000 ऑक्सीजन बेड मिल जाएंगे। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को साथ खड़े रहने के लिए शुक्रिया कहने के साथ ही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की गति जारी है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट 30% बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 24 से बढ़कर 30% हो गया है। कोरोना के लिए जो बेड रिजर्व हैं, वह काफी तेजी से खत्म हो रहे हैं। आईसीयू बेड की दिल्ली में कमी हो गई है। 100 से भी कम आईसीयू बेड खाली है। ऑक्सीजन की भी दिल्ली में काफी कमी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक निजी अस्पताल ने शनिवार को बताया था कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है। शनिवार की रात दिल्ली में बड़ी त्रासदी होते होते बची। केंद्र सरकार से जो मदद मिली है उसका शुक्रिया। केजरीवाल ने आगे कहा कि शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर बात हुई। उनको भी हमने बताया कि दिल्ली में बेड की कमी है। केंद्र सरकार के अस्पतालों को मिलाकर देखें तो दिल्ली में 10,000 बेड हैं। इसमें कम से कम 7,000 बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व किया जाए। ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। देखने में आया है कि मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है। इसका भी हम इंतजाम कर रहे हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स स्टेडियम, राधा स्वामी सत्संग व्यास में बेड लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू को भी लोगों का समर्थन मिल रहा है। कई संस्थानों से मदद आ रही है। एनजीओ मदद कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का चुनाव आयोग पर तीखा हमला, कहा बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा आयोग, अगर संक्रमण फैला तो जिम्मेदार होगा आयोग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो उम्मीदवारों की मौत हो चुकी है। ऐसे में बाकी मतदान के चरणों में कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। उन्होंने कहा कि हमने आयोग से अपील की थी कि बाकी के 3 चरण के चुनावों को एक साथ करा दिया जाए, लेकिन आयोग ने नहीं सुनी। अगर आप प्रचार का समय घटा सकते हैं तो बाकी के चरणों का मतदान भी एक साथ क्यों नहीं करा सकते। ममता बनर्जी ने हाल ही में सामने आई उनकी और एक उम्मीदवार की फोन रिकॉर्डिंग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी के लोगों के पास कहने को कुछ बचा नहीं है, इसलिए वह मेरी बातचीत टैप कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह हमारे घर के कामकाज की बातचीत भी रिकॉर्ड करते हैं। ममता ने ऐलान किया कि वह इस मामले की सीआईडी जांच कराएंगी और किसी को छोड़ेंगी नहीं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के गलसी में प्रचार के दौरान सभा को संबोधित कर रही थी। करते हैं अगली खबर की तरफ।
सरकार के अहंकार के चलते जा रही लाखों लोगों की जान, कोरोना संकट पर राहुल का वार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि की भी कमी होने लगी है। कई राज्यों ने तो वैक्सीन की कमी का भी दावा किया है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इन सब के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि हमें विनम्र होने की जरूरत है। इस वायरस से हो रही क्षति के लिए एक स्पष्ट वैक्सीनेशन रणनीति और इनकम के स्रोत की आवश्यकता है। सरकार का अहंकार और सत्य के खिलाफ उसकी दमनकारी नीति के चलते लाखों लोगों की जान जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार कोई भी कदम उठाने के बाद उसे अहंकार की तरह लेती है कि हमें जो करना था कर दिया। इसी के चलते अब वो कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करें। सरकार की नीतियों के चलते लोग जान गंवा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना संकट के दौर में मोदी सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस के सहयोगी मुख्यमंत्रियों ने कई बार पीएम को पत्र लिखकर जरूरी सामानों की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार एकदम चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने आगे कहा कि कई राज्यों में वैक्सीन, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं है। वहीं देखने को मिल रहा है कुछ राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर ट्रीट किया जा रहा है। ये गलत भावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश को दुखद हालत में छोड़कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लापता। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी कसा तंज। जी हां दोस्तों, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत होनी आम बात हो गई है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कोरोना से मुकाबले को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश कोरोना से कराह रहा है और लोगों को दुखद हालात में छोड़कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लापता हैं। दोनों को जनता से ज्यादा चुनावों की फिक्र सता रही है। यूपी की स्थिति तो सबसे ज्यादा विकट है। मरीजों के लिए अस्पतालों में कोई जगह नहीं है। उनके परिजन ऑक्सीजन, बेड और दवाई के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इलाज के बिना मरीज दम तोड़ रहे हैं। लेकिन योगी सरकार व्यवस्था सुधारने की जगह शमशान में सच छिपाने में जुटी हुई है। कोरोना से मुकाबले को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। प्रदेश की स्थिति पर केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। आप सांसद संजय सिंह शनिवार को यहां पार्टी कार्यालय पर प्रेस से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने महामारी में जारी चुनावी रैलियों पर मोदी और शाह को आड़े हाथों लिया। कहा कि यूपी की जिस जनता ने लाइन लगाकर मोदी जी की सरकार बनाई, आज वो शमशानों में लाइन लगाने को मजबूर है। ऐसे हालात में जनता की जान की चिंता करने की जगह देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुनाव की फिक्र सता रही है। शमशान में लोगों को अपनों के शवदाह के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जिस बनारस में मोदी जी ने कहा था, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, वहां हरिश्चंद्र घाट पर शुक्रवार को 125 लाशें जलाई गई। मोदी जी आज उसी बनारस को अनाथ छोड़कर चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उन्होंने यूपी के हालात बताते हुए जिलों में कोरोना जांच नहीं हो पाने की समस्या उठाई। अंबेडकर नगर के एक मामले का जिक्र किया जिसमें फेफड़ा फेल होने के बाद भी मरीज को मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि तमाम जिलों से अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर न मिलने की खबरें आ रही हैं। गुजरात का सूरत हो या बनारस चाहे लखनऊ, पूरा देश कोरोना से कराह रहा है। इन बार संक्रमण के आंकड़े बताते हुए पीएम गृह मंत्री की रैलियों की गिनती कराई। कहा चुनाव तो आते जाते रहेंगे, मगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस समय चुनावों में वोट करने वाली जनता की जान की फिक्र करनी चाहिए। केंद्र को यूपी के हालात पर नजर रखने के साथ यहाँ के लिए विशेष मदद की घोषणा करनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बोले कोरोना का डर दिखाकर आंदोलन खत्म करने की कोशिश होगी बेकार। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है। केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि पिछले 3.5 माह से धरने पर बैठे यह आंदोलनकारी कोरोना संक्रमण का शिकार न हो जाएं। यदि वे संक्रमित होते हैं तो दूसरे लोगों में भी संक्रमण तेजी के साथ फैलने का खतरा बना रहेगा। इसलिए सरकार चाहती है कि इन किसानों को आंदोलन खत्म हो जाए और ये लोग वापस अपने घरों को चले जाएं। जिस तरह से देश में महामारी फैल रही है, उससे इसके और भी लोगों के संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। इसलिए सरकार चाहती है कि फिलहाल इन किसानों को प्यार से समझाकर आंदोलन स्थल से उठाया जाए। इस बारे में जब किसान नेताओं को जानकारी हुई है तो उनका कहना है कि सरकार उनका आंदोलन कोरोना के बहाने से खत्म करना चाहती है, मगर उनकी ये कोशिश बेकार होगी। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए प्रदेशों में धारा 144 लगा दी गई है। लोग एक जगह पर जमा ना हो, जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मगर दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून को लेकर धरना देकर प्रदर्शन जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से कई दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की मांग और सरकार में कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल सका है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार बनाए गए कानूनों को उनके हित का मानती है। किसानों का आंदोलन टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और यूपी गेट पर जारी है। वो यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ सड़क की एक लेन पर टेंट लगाकर कब्जा किए हुए बैठे हैं।
सबसे अधिक समस्या यूपी गेट, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर है। किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से यहां रोजाना 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब तो इस इलाके के आसपास रहने वाले भी खासे परेशान हैं। यूपी गेट की लेन बंद होने से मेरठ से दिल्ली तक के सफर पर प्रभाव पड़ रहा है। 3 माह से अधिक समय से ये लेन पूरी तरह से बंद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, मेरा फोन टैप किया जा रहा है, कराऊंगी सीआईडी जांच। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव के दौरान कूच बिहार में हुई गोलीबारी संबंधी कथित ऑडियो टेप सामने आने के एक दिन बाद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और वह इस मामले की आपराधिक अन्वेषण विभाग से जांच कराए जाने का आदेश देंगी। दरअसल भाजपा ने शुक्रवार को एक कथित ऑडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें ममता बनर्जी जिले के शीतलकुची से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से कथित तौर पर यह कहती सुनाई दे रही हैं कि वह केंद्रीय बलों की गोलीबारी में मारे गए 4 लोगों के शवों के साथ रैलियां करें। शनिवार को एक सभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, मैं इस मामले में सीआईडी जांच का आदेश दूंगी। मैं जासूसी संबंधी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता चल चुका है कि इसके पीछे कौन है। तृणमूल प्रमुख ने कहा कि भाजपा नेता हमारी रोजाना की बातचीत भी छिपकर सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे फोन पर होने वाली खाना बनाने और घर से अन्य कामों से जुड़ी हमारी बातों संबंधी कॉल भी टेप कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि इस प्रकार के कृत्यों में केंद्रीय बलों को कुछ एजेंटों के साथ शामिल किया जा रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।